So, welcome back class into another video of our science chapter which was microorganism. So, our chapter name is microorganism. Okay, so this was our chapter in which we have already discussed the 4 classes. If you have missed any video, you can go on to the YouTube channel which you are watching now and watch the previous videos. This is the 4th class in which we are going to discuss the food preservation topic first. So our today's topic is food preservation. So when it comes to food preservation, we will talk about the points by which we can store food, we can conserve food for a longer time and for the use in other season. You can say if mango is available in summers, then it can also be available in winters by the process of food preservation. That's what I am trying to explain. Let's move forward to the first point. First of all, we must know what is food preservation. So let's define it. It is a process by which food are prevented from spoilage or wastage. By physical or chemical treatment. So, I have defined what is food preservation. So, it is a process by which food are prevented. Food are prevented means जिससे फूड को बचाया जा सके. कैसे बचाया जा सके, किस चीज़ से बचाया जा सके? फ्रॉम स्पॉइलेज और वेस्टेज, उसे सड़ने से या वेस्ट होने से उसे बचाया जा सके. बाय फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट, या तो उसे फिजिकली हम कुछ ऐसे कंडीशन में डालेंगे कि वो ख़राब ना हो, या हम उसे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देंगे जिससे वो एक लॉन्गर टाइम तक हमारे लिए अवेलेबल हो, बिल्कुल फ्रेश हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपके घर में खाना, मान लीजिए आपके घर में फ्रूट्स आए या सब्जी आई, तो आप उसे कहीं ऐसे जगह रखते हो जिससे वो लॉन्गर टाइम तक फ्रेश रहे. जैसे आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हो. ओके, तो रेफ्रिजरेटर में रखते ही वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है. सिमिलरली अगर फ्रूट्स एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जाते जाते अगर अवेलेबल नहीं रहते हैं मार्केट में, तो हम उसे प्रिजर्व करते हैं. इट मीन्स हम उसे बचा के रखते हैं, फिज़िकल या केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसे फ्रेश रखते हैं बहुत लॉन्गर टाइम तक, जिससे अगर समर्स में आम मिल रहे हैं तो विंटर्स में भी वही आम हमारे लिए अवेलेबल होंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से about food preservation. So let's follow up this topic point by point. Okay, जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस, इससे फ़ायदा क्या है. तो फ़ायदा तो बहुत सारा है. ओके, बहुत सारे फ़ायदे हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस. Food preservation. So let's discuss about advantages. इसके फ़ायदे क्या हैं. Coming to
द फर्स्ट एडवांटेज reduces फूड वेस्टेज। फूड को वेस्ट होने से ये बचाता है, या यू कैन से दैट फूड का जो वेस्टेज है, यानी कि फूड जो बर्बाद होता है उससे ये रिड्यूस कर देता है। जैसे सिंपली आप ये सोचो कि अगर आपके घर में सपोज़ कोई सब्ज़ी बनी और आप उसे सपोज़ वो सब्ज़ी ख़त्म नहीं हो पाई, वो बच गई सब्ज़ी रात की बनी हुई, तो आप क्या करते हो, उसे नेक्स्ट डे यूज़ करने के लिए आप उसे रेफ्रिजरेटर में डाल देते हो। रेफ्रिजरेटर में जब वो रहता है एक लो टेम्परेचर पे, तो वो फ्रेश रहता है लंबे टाइम तक, एंड फिर हम उसे नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं खाने को। सिमिलरली हमारे घर में अगर दूध आता है तो हम उसे पहले बॉईल करते हैं, तो बॉईल करना भी एक तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का। बॉईल करने से उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज मर जाते हैं, जिससे वो दूध लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। ओके, एंड फिर हम उसे कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, जहाँ पे दूध बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी, जो मैंने अभी बताया, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन ऑल सीजन्स। हर सीज़न में फूड अवेलेबल रहता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। बिकॉज अगर हम उसे प्रिजर्व करके रखेंगे लंबे टाइम तक, तो एक सीज़न के फ्रूट्स हर सीज़न में अवेलेबल हो सकते हैं ऑब्वियसली। थर्ड पॉइंट, इंक्रीजेज स्टोरेज पीरियड। अगर आप फूड प्रिजर्व करोगे तो आप उसके स्टोरेज पीरियड को लंबे टाइम तक, स्टोरेज पीरियड को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सब्जी खाया और आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो आप उस सब्जी को एक दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, सुबह से शाम मैक्सिमम। बट अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर है या आपके पास माइक्रोवेव है, ओके, तो माइक्रोवेव में भी बार बार उसे फ्रेश कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर अगर आपके पास है तो आप उस सब्जी को एटलीस्ट 2 दिन तक यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो रेफ्रिजरेटर में लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। कमिंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ पॉइंट, हेल्पफुल फॉर डाइटरी पर्पस। डाइटरी पर्पस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, अगर एप्पल्स हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, बट एप्पल्स तो विंटर में आते हैं, बट एप्पल तो हर सीज़न में अवेलेबल होता है मार्केट में, बिकॉज एप्पल एक डाइटरी फ्रूट है। अगर उसे आप खाओगे तो आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जो भी बेनिफिशियल डाइटरी फूड हैं, या फिर चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, वो हर सीज़न में अवेलेबल होते हैं, तो हमारे डाइट के लिए भी वो काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, दैट्स द पॉइंट। दीज आर द एडवांटेजेस। वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स। अलग अलग मेथड्स क्या हैं फूड प्रिजर्व करने के। सो नोट दिस वन। सो ये So now coming forward to the next point of food preservation, which is methods. कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं? तो फर्स्ट मेथड इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन और सन ड्राइंग। अगर आप सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो कि सब लोगों को पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एप्पल को बहुत लंबे टाइम कहने का मतलब, अगर मैं उसे 1 साल तक प्रिजर्व करना चाहता हूँ कि एप्पल 1 साल तक मेरे लिए अवेलेबल रहे, कोई एक एप्पल है आपके पास, उसे आप बचा के रखना चाहते हो 1 साल तक, तो आप क्या करो, उसके अंदर का जो वाटर है आप उसे बाहर निकालो। तो वाटर कैसे निकलेगा?
डिहाइड्रेशन करा के या सन ड्राइंग करा के हम उसे सुखाएंगे या फिर धूप में डाल देंगे ताकि वो सूख जाए बहुत अच्छे से। ओके, तो जब एप्पल पूरी तरह सूख जाता है, उससे वाटर बाहर आ जाता है, तो फिर बहुत लंबे टाइम तक हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, उसे खाना बेनिफिशियल होता है। ओके, कमिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड पॉइंट, हीटिंग और स्मोकिंग। किसी फूड को आप हीट कर दो या स्मोक कर दो, जैसे हम चिप्स खाते हैं, यू कैन से बेक्ड चिप्स, वो ऑयली चिप्स नहीं, वो जो बेक्ड चिप्स होते हैं उसको अगर आप वो हीटिंग से बनता है या स्मोकिंग से बनता है, तो इन दैट केस वो फूड भी हमारे लिए लंबे टाइम तक अवेलेबल रह सकता है। नंबर 3 इज़ बॉयलिंग। जब भी हमारे घर में दूध आएगा तो हम उसे पहले बॉईल करते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहे। सो दिस आर दी मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट, पुटिंग विथ सॉल्ट एंड शुगर। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, पुडिंग विथ सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट और शुगर के साथ रखने से फूड प्रिजर्व रहता है। ये कैसे होता है, जैसे हमारे घर में अगर अचार होगा या आपके घर में अचार है, जैसे नींबू का अचार, तो उस नींबू को अचार में हम उस नींबू के अचार को हम किस में रखते हैं? सॉल्ट के अंदर रखते हैं, नमक के अंदर रखते हैं। वो नमक का पानी होता है जिसके अंदर हम उसे रखते हैं। तो अगर आप सॉल्ट के अंदर किसी चीज़ को रखोगे तो वो सालों तक वो ख़राब नहीं होता, तो फूड प्रिजर्व रहता है। और उसी तरह हम शुगर के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं। होता यह है कि शुगर और सॉल्ट में रखने से उसके अंदर का जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, और जब वो बाहर निकल जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वहाँ पे, वो बाहर निकलता है तो वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 5th, ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, जैसे हम सॉल्ट एंड शुगर में रखते हैं उन्हें, उसी तरह हम ऑयल और विनेगर में भी रख सकते हैं। वो भी सिमिलर ही तरीका है बिल्कुल फूड को प्रिजर्व करने का। नंबर 6 इज़ केमिकल मेथड, और इसे हम किसी केमिकल मेथड से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे आप शुगर और सॉल्ट में रख रहे हो किसी फूड को लंबे टाइम तक उसे अच्छा रखने के लिए, सिमिलरली केमिकल में भी हम रख सकते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक क्या रहे, अवेलेबल रहे हमारे लिए और वो ख़राब ना हो। तो नोट दिस वन, वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। Now, so chemical method is done. Now number 7 is refrigeration, which is a very common method. Refrigeration, for example, seafood, जो हम seafood खाते हैं जैसे कि मछली या फिर झींगा, ये सारे जो, या फिर जो क्रैब्स वगैरह होते हैं जो सी फूड होते हैं, तो उन्हें लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है। इट मीन्स कि उसे बर्फ़ के साथ बिल्कुल फ्रीज़ कर दिया जाता है, और जब वो बर्फ़ के साथ फ्रीज़ हो जाते हैं तो वो ख़राब नहीं होते बिल्कुल। ओके, सो दे आर हेल्दी टू ईट। सो रेफ्रिजरेशन इज़ अ गुड प्रोसेस एंड वेरी commonly used. Number 8, पैस्चराइजेशन। सो पैस्चराइजेशन होता क्या है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। मिल्क इज हीटेड एंड देन चिल्ड एंड स्टोर्ड। सो पैस्चुरेशन ये प्रोसेस है। पैस्चुरेशन में होता क्या है कि मिल्क को हीट कराया जाता है, दिस इज़ हीट, मिल्क को हीट कराया जाता है और फिर उसे
चिल करा दिया जाता है, यानी कि उसे सडनली बहुत ठंडा कर दिया जाता है एंड देन उसे स्टोर कर दिया जाता है। इस तरह से मिल्क जो है वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है। होता यह है कि अगर उसे आप हीट करोगे तो उसके अंदर के बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। और जब उसे सडनली आप चिल कर दोगे, यानी बहुत ज़्यादा वो उसे अगर ठंडा कर दोगे, तो जो बचे खुचे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो कम्प्लीटली 100% डेड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका मिल्क बिल्कुल सेफ़ रहेगा और फिर उसे पैक कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। नाउ सो दिस वर द 8 मेथड्स। नाउ वी विल डिस्कस द वन मोर पॉइंट अबाउट फूड प्रिजर्वेशन विच इज़ नंबर 9, विच इज़ स्टोरेज एंड पैकेजिंग। ऑब्वियसली अगर आप किसी फूड को स्टोरेज एंड पैकिंग, फॉर एग्जांपल मैं एक फूड का एग्जांपल लेता हूँ, इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आपके पास सॉल्ट है या आपके पास शुगर है, ये सारे हमारे पास फूड हैं जो खाने लायक हैं। तो आप उस सॉल्ट या शुगर को किसी डब्बे में पैक करके रखते हो ना घर में, अगर आप उसे खुला छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसमें चींटी लगेगी, इंसेक्ट्स लगेंगे और वो खाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए स्टोरेज एंड पैकिंग इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसेस वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। सो नोट दिस थिंग। सिमिलरली अगर आपके घर में बिस्किट आ रहा है खाने को या फिर कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह, तो आप उसे पैक करके रखते हो किसी जगह जिससे वो सेफ़ रहते हैं खाने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नोट दिस थिंग। सो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फूड प्रिजर्वेशन इज़ डन, फूड प्रिजर्वेशन इज़ फिनिश्ड. Now we have to discuss the last topic of our chapter, which is nitrogen cycle. Nitrogen cycle. So first of all, you must know what is nitrogen cycle. So let's write about this. The cyclic process of nitrogen being fixed by plants and animals, by plants and animals and later returned to the atmosphere is called nitrogen cycle. So what is nitrogen cycle? So this is the definition of nitrogen cycle: the cyclic process of nitrogen being fixed by plants and animals. Plants and animals जो नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, और उसे यूज़ करने के बाद वो वापस एटमॉस्फेयर को भी नाइट्रोजन प्रोड्यूस करके दे देते हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली अ साइकिल. नाइट्रोजन वो गेन करते हैं, फिर से वो नाइट्रोजन को रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में. तो ये कंप्लीट साइकिल चलता है और इसी साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल. सो दिस वाज द डेफिनेशन. सो इट हैज़ 2 or 3 पॉइंट्स कैसे कैसे नाइट्रोजन साइकिल हो सकता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो द फर्स्ट पॉइंट, sorry for the interruption. So we will discuss one by one the points of nitrogen cycle. So first point is decaying bacteria. So बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो हार्मफुल वेस्ट होंगे, जैसे डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, या फिर
गाय का गोबर या फिर किसी भी एनिमल का जो वेस्ट है, वो सारी चीज़ें वो बैक्टीरिया उसे डीके कर देती है। डीके करने का मतलब कि बैक्टीरिया उसे सिंप्लीफाई यानी कि यू कैन से उसे खा के उसे वो डिकम्पोज कर देती है, उसे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देती है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिकेइंग बैक्टीरिया। तो इस तरह से बैक्टीरिया हार्मफुल वेस्ट को यूज़फुल वेस्ट में कन्वर्ट कर देती है एंड हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है। सो राइट अबाउट दिस, बैक्टीरिया breaks down the dead things into ammonium compounds. This process is called ammonification एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन, जिसमें बैक्टीरिया वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देता है, डेड थिंग्स को ब्रेक डाउन कर देता है एमोनियम कंपाउंड्स में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन। ओके, सो वेरी इजी, नोट दिस थिंग, देन वी विल डिस्कस द मोर पॉइंट्स। So number two is nitrogen fixing bacteria. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मीन्स कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करके इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन होता है उसे फिक्स करते रहते हैं। फिक्स करते रहने का मतलब वो नए नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते रहते हैं, इससे हमारे एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन है वो मेंटेन रहता है। ओके, सो नोट दिस थिंग। तो ये होता कैसे है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स चेंजेस nitrogen from air into nitrates। तो एयर में जो नाइट्रोजन है उसे बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड इसी तरह नाइट्रोजन जो होता है हमारे लिए अवेलेबल होता है, मतलब कि वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर पाएँ। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। कमिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पॉइंट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? राइट दिस थिंग। Bacteria in the soil, this is almost similar process. Soil changes ammonia into nitrates. The process is called, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, the process is called nitrification. So
जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इन सॉइल चेंजेस एमोनिया, तो वो एमोनिया को, दिस इज एमोनिया इफ़ यू आर नॉट, एमोनिया AMMONIA। सो ये एमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन लेके उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एमोनिया को और यहाँ पे एयर को। ओके, सो जब वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ओके, सो दिस वाज अनदर वे ऑफ, you can say another process of a part of process of नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का जो एक पार्ट है उसका ये एक, जो पूरा साइकिल है उसका ये एक छोटा सा पार्ट है। सो नोट दिस थिंग। वी हैव टू डिस्कस वन मोर पॉइंट विच इज lightning, the fourth point. When lightning occurs on the rainy season, then it also helps in the nitrogen cycle. तो वो कैसे होता है, let's write about this in number 4th point. So in this point we will write lightning causes so this lightning causes nitrogen and oxygen in atmosphere to combine and form oxides of nitrogen। तो जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाएगा इस तरह से, तो नाइट्रोजन जो है वो हेल्पफुल हो जाएगा, हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगा। तो लाइटनिंग से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। ओके, एंड जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं, एंड ये नाइट्रोजन साइकिल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। द रेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट you have to do it by your own. If you have any doubt, you can contact